डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की पिछली क्लास में हम नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के आपसी संबंधों का और दोनों विषय एक दूसरे को क्या योगदान करते हैं हमने उसका अध्ययन किया। आज हम राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में जो अध्ययन है उसका अध्ययन करेंगे और इसके अलावा राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान, भूगोल और दर्शन शास्त्र के साथ इसका संबंध देखेंगे। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र, यदि राज शब्द हटा दिया जाए तो दोनों एक है, लेकिन एक राज शब्द लगने से दोनों की प्रकृति में बहुत डिफरेंस हो जाता है। मैकियावली, ग्रोशियस, हॉब्स दोनों के बीच बहुत अंतर मानते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु का अंतर। नीति शास्त्र की विषय वस्तु नैतिक है और राजनीति शास्त्र की, क्योंकि राज्य और राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी है तो स्वाभाविक उसकी विषय वस्तु राजनीतिक है। और नीति शास्त्र में व्यक्ति का मॉरल पक्ष, बेटर से बेटर जो व्यक्ति एक सोच सकता है वो उसका नीति शास्त्र का तत्व है। प्रकृति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर नज़र आता है। नीति शास्त्र आदर्शात्मक और सैद्धांतिक है। अच्छे से अच्छे की एक कल्पना करना नीति शास्त्र में निहित है और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसमें ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को लिए हुए है कि जो वास्तव में समाज में उपयोग में लाया जा सकता है या व्यक्ति के द्वारा व्यवहार में जो कृत्य किया जा सकता है। नैतिक और भौतिक बल की दृष्टि से नीति शास्त्र में व्यक्ति से एक नैतिक अपील की जा सकती है, उसका अंतर्मन जो चाहता है वो कर पाता है। और राजनीति शास्त्र में व्यक्ति यदि राज्य के नीति निर्देशों, आदेशों, कानूनों को नहीं मानता है तो भौतिक बल के आधार पर उससे उनका पालन करवाया जा सकता है। एक का संबंध मनुष्य के बाहरी पक्ष से है जो कि राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति और राज्य का संबंध प्रत्यक्ष रूप में देखने में आता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। और दूसरे का संबंध व्यक्ति के आंतरिक मन से है जिसका केवल एहसास किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति आंतरिक रूप से क्या सोचता है इसको जानने की कोई मशीन, कोई यंत्र अभी तक नहीं बना है। एक का संबंध शाश्वत सत्यों से है, क्योंकि नीति शास्त्र में हम यही अध्ययन करते हैं कि अब तक ऐसा हमेशा अच्छा इस तरह का एक अच्छा पक्ष है। प्रकृति और जीवन के ये शाश्वत मूल्य हैं, इनको अपनाया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति शास्त्र का संबंध उपयोगिता से है, जो अब तक चला आ रहा है वो व्यक्ति और समाज के लिए कितना उपयोगी है। फिर भी अंततः हम यही कह सकते हैं दोनों के बीच अंतर होने के बावजूद भी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नीतिगत आधार पर गलत है वो राजनीतिक आधार पर कभी सही नहीं हो सकता। और जैसे कैटलिन ने कहा कि नीति शास्त्र से एक राजनीतिज्ञ यह सीखता है कि अनेक मार्गों में से कौन सा मार्ग वांछनीय है, और राजनीति विज्ञान यह बतलाता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कौन सा मार्ग अपनाना सुलभ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के मन को जानने का विज्ञान। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में जो कुछ चल रहा है या किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी विचार के प्रति व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो रुझान, जो आकांक्षाएं, जो उसके आदर्श, मूल्य, भावनाएं उत्पन्न होते हैं वो मनोविज्ञान का हिस्सा है। जैसे स्काउट ने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने, इच्छा करने की योग्यता प्रदान करती है। इसी तरह बार्कर ने कहा मानवीय कार्यों की पहेलियों का हल निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना
आज एक रिवाज बन गया है। यदि हम हमारे पूर्वज जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से विचार करते थे, तो अब हम मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं। अर्थात आज व्यक्ति और राज्य का संबंध राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु माना जाता है, और इस रिलेशन में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है। सरकार के कृत्य, सरकार के नियम, सरकार के कानून, इन सब को बनाने का आधार व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को टटोलना होता है। व्यक्ति या मतलब सामान्य जनता क्या चाहती है, किस चीज की अपेक्षा सरकार से करती है। यदि सरकार ने ये नहीं जाना तो उसके कोई नीति और नियम सफलता के उस तक नहीं पहुंचेगा। तो मन, मस्तिष्क और राजनीति शास्त्र दोनों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जैसे गार्नर ने कहा कि सरकार को राज्य के स्थायित्व एवं लोकप्रियता के लिए उसकी सत्ता के अधीन रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक विचारों और नैतिक भावनाओं को अभिव्यक्त तथा प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार व्यक्ति के मनोभावों को नहीं समझेगी, वो कोई भी कार्य और कोई भी नीतियां सही रूप में बना नहीं सकती और बनाकर उनको क्रियान्वित नहीं कर सकती। ग्राहम वालास ने कहा, राजनीति बहुत कम अंश में सचेत बुद्धिमत्ता का परिणाम है। यह अधिकतर तो आदत और सहज प्रवृत्ति तथा सुझाव और अनुकरण जैसी अर्धचेतन प्रक्रियाओं का परिणाम है। क्योंकि व्यक्ति कुछ चीज़ों के बारे में नहीं भी सोचता है, लेकिन उसके मन में जो चलते रहते हैं, जो विचार उसकी आदतें बन चुकी है, जो उसकी सहज प्रवृत्तियां बन चुकी है, उनके आधार पर ही उसका एक्ट, उसके वर्तमान कार्य चलते हैं। तो सरकार को इनका अध्ययन करना अपने स्थिरता के लिए, अपनी सत्ता की औचित्यपूर्णता प्रतिपादित करने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के संबंधों के आधार पर निम्न पॉइंट दिए जा सकते हैं। मनोविज्ञान राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है, क्योंकि जब तक जन सामान्य का मन मस्तिष्क नहीं समझा जाए, तब तक राजनीति शास्त्र अपना कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार और राज्य का लक्ष्य अधिक से अधिक मात्रा में जन सामान्य को संतुष्ट करना होता है और होना चाहिए। ब्राइस ने जैसे कहा कि राजनीति शास्त्र की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है। इसी तरह मनोविज्ञान की पद्धति उपयोगी है, क्योंकि सरकार और राज्य का सर्वप्रथम लक्ष्य व्यक्ति के अधिकतम कल्याण का है, और इस कल्याण का जो एक इसको जानना परखना, उसका जो यंत्र है वो व्यक्ति की संतुष्टि है, और व्यक्ति की संतुष्टि उसके मन मस्तिष्क को समझकर ही पता चलती है। राजनीतिक अनुसंधान में सहायता, राजनीति शास्त्र में जो भी नए प्रयोग यदि किए जाते हैं, उसमें पहले व्यक्ति के मनोभावों को जाने बिना सफलता नहीं मिल सकती। व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है, जन सामान्य सरकार से क्या चाहता है, क्या उससे उसकी आकांक्षाएं हैं, यदि वो सरकार को पता नहीं है तो सरकार जन सामान्य को, जनता को संतुष्ट नहीं रख सकती। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खतरे से सावधान रहने की चेतावनी, यदि जनमानस में सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह या क्रांति की चिंगारी जलती है, तो वो भी सरकार को, जनता के मनोविज्ञान को समझकर पहले ही पता चल जाती है, और समय रहते जनता के मनोविज्ञान को समझ लिया जाए तो इस तरह की परेशानियों से सरकार बच सकती है। राजनीति विज्ञान भी मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। व्यक्ति के सोचने समझने का, उसके रुझान निर्मित करने का, उसकी भावनाएं, उसके व्यवहारिक आदर्श निर्मित करने में राजनीतिक पार्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो राजनीतिक घटनाएं, राजनीति के बारे में व्यक्ति सोचता है तो वो उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र के द्वारा प्रदत्त की गई विषय वस्तु होती है। और राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, क्योंकि जिस तरह मनोविज्ञान राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति भी मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति की अल्टीमेटली सभी तरह की आवश्यकताएं राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, अर्थात राजनीति शास्त्र के द्वारा ही पूर्ण की जाती है।
लेकिन दोनों विषयों में अंतर से भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर भी परिलक्षित होता है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के मन और उसके मस्तिष्क में जो कुछ चलता है, जो कुछ वो सोचता है, जो उसके मन में रुझान आकांक्षाएं पनपती हैं, उनसे है। और राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और राजनीतिक घटनाओं से है। प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए, मनोविज्ञान नैतिकता का आधार लिए है और राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक आधार लिए हुए है। आधारभूत दृष्टिकोण का भी अंतर है। एक का संबंध व्यक्ति के मन से है, चूंकि मन दिखाई नहीं देता तो वो आंतरिक दृष्टिकोण हो गया। और दूसरा जो दृष्टिकोण है, राज्य राजनीतिक घटनाओं को हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, उन पर कमेंट किया जा सकता है, उनमें सुधार की पहल अपेक्षाएं की जा सकती है, तो व्यक्ति के वो बाहरी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कैटलिन ने कहा, मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, जबकि राजनीति शास्त्र संकल्प किए गए कार्यों का अध्ययन है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीति शास्त्र एक अति प्राचीन विषय है और उसका पर्याप्त विकास हो चुका है, लेकिन मनोविज्ञान एक नया विषय है जिसका अभी और विकास होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीति शास्त्र और भूगोल। भूगोल धरती पर जो नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, बाहरी पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धातुएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, वो सब भूगोल के अंतर्गत समाहित है। अब राज्य और भूगोल देखने में दोनों विषय बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन इन दोनों विषयों का भी एक गहरा संबंध है। संबंध के साथ अंतर होना तो स्वाभाविक है ही, लेकिन पहले इसके संबंध को हम देखेंगे। कोई भी जो राज्य है, उसकी जो अवस्थिति है, उसकी जो लोकेशन है, वो दुनिया में विश्व मानचित्र पर कहाँ उसकी लोकेशन है, उसका कितना बड़ा क्षेत्रफल है, कैसे उसकी जनसंख्या है, आदि का उसके विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ एक राष्ट्र है, तो उसका उसे एक फायदा मिला, उस पर कभी किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि समुद्र पार करके आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। तो ब्रिटेन बाहरी आक्रमणों से बचा रहा और ब्रिटेन को समुद्र पार करके दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना था, तो उसका नौसेना में वो नंबर 1 राष्ट्र बन गया, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता बन चुकी थी। तो अवस्थिति, लोकेशन, क्षेत्र, जनसंख्या आदि का प्रभाव राज्य राजनीतिक घटनाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इनके संबंध के यदि पॉइंट्स पर विचार किया जाए तो किसी भी शासन की सफलता और असफलता भूगोल पर निर्भर करती है। किसी राष्ट्र की धरती के अंदर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन यदि हैं तो वो राष्ट्र स्वाभाविक रूप से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, और किसी राष्ट्र के पास यदि इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो वो राष्ट्र विकास के तर्ज पर इतना आगे नहीं बढ़ सकता, उसे दूसरे राष्ट्रों से मांगने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर वो निर्भर रहेगा। नागरिकों के चरित्र निर्माण में भूगोल का योगदान है। किसी जगह की जलवायु बहुत गर्म होती है, किसी जगह की बहुत ठंडी होती है, तो इस आधार पर लोगों का चरित्र निर्मित होता है। गर्म जलवायु वाले जो देश है, वहाँ के नागरिक बहुत अधिक मेहनत कर पाते हैं, उनका चरित्र एक अलग प्रकार का होगा। तो जलवायु भूगोल का एक आवश्यक एलिमेंट है, लेकिन उस जलवायु का नागरिकों के चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और नागरिकों का एक समूही राज्य है, तो नागरिकों का जो चरित्र है उसी से किसी भी राज्य का चरित्र निर्मित होता है। राज्य की सफलता प्राकृतिक संसाधनों पर, यदि किसी राष्ट्र के पास प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हैं तो वो राष्ट्र विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होगा, विकसित होगा, और जो राष्ट्र इनसे महरूम है वो विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा, सरकार के रूपों में जनता की स्वतंत्रता भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है। इसी तरह गार्नर ने कहा, एक बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय नीतियों पर तथा कुछ सीमा तक राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण पर भौगोलिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। सेलिगमैन का कोटेशन भी यहाँ पर हम देखेंगे
तथाकथित अंग्रेजी व्यक्तिवाद वहाँ की जलवायु और जलवायु संबंधी अवस्थाओं का ही परिणाम है। ब्रिटेन का उदाहरण मैंने प्रारंभ में दे दिया था। तो भूगोल भी राजनीति शास्त्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है, लेकिन दोनों विषयों की प्रकृति विषय वस्तु में काफ़ी अंतर है, जिसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। भूगोल में भौतिक दशाएं, पृथ्वी, आसमान, जलवायु आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और राजनीति शास्त्र में मानव और मानवीय संबंधों का बेसिकली अध्ययन किया जाता है। भूगोल निश्चित विज्ञान है। भूगोल की चीज़ें एक तरह से पूर्व उसके बारे में वक्तव्य दिया जा सकता है। राजनीति विज्ञान जो अनिश्चित विज्ञान है, राजनीति विज्ञान के बारे में पूर्व कथन कई बार प्रमाणित नहीं होते। भूगोल तथ्यात्मक अध्ययन करने वाला विषय है और यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें तथ्यों के साथ साथ कभी कभी कल्पनाओं का पुट भी रहता है। इसीलिए इसकी भविष्यवाणियां कई बार प्रमाणित नहीं होती। और अब एक अंतिम जो विषय है, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र। चूँकि दर्शन एक अच्छी सोच, व्यक्ति के कल्याण पर आधारित एक सोच को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति तथा उसके मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित एक विषय है कि जीव और जगत की प्रकृति क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोनों में एक व्यक्ति कल्याण, व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा करने की एक प्रवृत्ति अंतर्निहित है। राजनीति शास्त्र में भी हम राज्य और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और वो क्या व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता है, तो दोनों के उद्देश्यों में समानता हमें नजर आती है। दोनों व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करने की प्रवृत्ति से संबंधित है। अध्ययन विषय की यदि समानता देखें तो दोनों विषयों में सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान का नाम इसीलिए पहले शायद राजनीतिक दर्शन भी रखा गया, लेकिन वैज्ञानिकता के तत्व की कमी के कारण बाद में इसका राजनीतिक दर्शन से राजनीति विज्ञान नाम कर लिया। लेकिन एक समय यदि राजनीति शास्त्र का नाम राजनीतिक दर्शन रखा गया है तो कहीं न कहीं दर्शन का महत्व राजनीति शास्त्र में होगा। और अध्ययन विधि की यदि समानता देखें, दर्शन शास्त्र में दार्शनिक पद्धति का अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान में आनुभविक और दार्शनिक दोनों ही पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाना चाहिए, इसका उपयोग राजनीति शास्त्र में भी होता है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर प्रमाणित पद्धतियों का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। यदि दोनों विषयों का अंतर देखें, अंतर स्वाभाविक रूप में बहुत अंतर भी है। दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है। संपूर्ण सृष्टि जिसमें व्यक्ति, जीव, जंतु सभी चीज़ें आ जाती है। और राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विश्व का ही अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति दार्शनिक और वैचारिक है, जबकि राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष से है, जो कि दिखाई नहीं देता। राजनीति विज्ञान का संबंध साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। दर्शन शास्त्र में केवल दार्शनिक पद्धति का उपयोग होता है और राजनीति विज्ञान में आनुभविक और दार्शनिक दोनों पद्धतियों का उपयोग होता है। तो ये राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर नजर आता है। और अब हमारा राजनीति शास्त्र से सभी विषयों के साथ संबंध और अंतर का अध्ययन हमने कर लिया, अर्थात अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो हमारा टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगली क्लास में हम या तो सेकंड पेपर या फिर इसी पेपर की दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे।